हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किए, जाने, विभिन्न पाषाण काल के बारे में जाने और समझे। दोस्तों, इस चैनल में आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास और उसके बाद विश्व इतिहास का कंप्लीट सीरीज आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका समय काल। इसका समय काल क्या था, कब की ये सभ्यता है। तो इसके जो समय काल, ऐसे तो विभिन्न विद्वानों ने बहुत दिया है, लेकिन ये जो माना जाता है इसका समय काल 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यह जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहली व्यवस्थित सभ्यता थी, है ना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। तो इस सभ्यता, जो इतनी व्यवस्थित सभ्यता थी और इतनी दिन पहले की थी, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलता है, इसका सोर्सेस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, जो खुदाई हुआ है ना, तो पुरातात्विक खुदाई में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो ये इनके जानकारी का स्रोत है ना। जिसमें कि आप देखेंगे विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है ना, बहुत सारे मोहरे मिले हैं। तो इसके बारे में जब अध्ययन किया जाता, उन पुरातात्विक साक्ष्यों का जब अध्ययन किया जाता, उनसे जो बातें या जो तथ्य निकल कर सामने आता है, उसी के आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात को जानते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ वहां पे यह भी मिला है, लेख और अभिलेख भी मिले हैं। किंतु दोस्तों, बड़ा ही दुख की बात है कि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। इसीलिए इसको आदि इतिहास के नाम से जाना जाता है, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से। दोस्तों, जब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे, तब इन तीनों बातों पर ध्यान दिए थे कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि आदि इतिहास उसे कहते हैं जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मौजूद हो, किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है ना दोस्तों। तो देखिए, ये उसका लिपि यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ लिपि आपको दिखाया गया है। तो ये जो चित्र है, लिपि है, इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसको आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी जो लिपि की जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये किस प्रकार की लिपि थी। तो इसकी जो लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक थी। कैसे लिपि थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, है ना। भाव चित्रात्मक को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक लिपि थी इसके। इस लिपि का, जैसे हमने बात की कि ये जो मिले हैं, तो कहाँ से हमको इस जानकारी मिले हैं कि लिपि थी। तो 400 से 500 संकेत मिले हैं, है ना। संकेत मिले हैं, 400 से 500 संकेत मिले हैं। और ये संकेत किसमें मिले हैं? तो ईंटों में, मृदभांड में, मनके में, मोहरों में, अधिकांश मोहरों में, है ना। तो इन सभी चीजों में ये जो लिपि थे, जो लिखा गया था, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका, इन सभी में मिले हैं, है ना। और 400 से 500 संकेत अभी तक मिल चुके हैं। और ज्यादातर जो थे, आपका क्या था, यू अक्षर और मछली के चित्र ज्यादा मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको जब पढ़ा जाएगा, तब हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य तथ्य है, जिसको सामने आएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि लिपि नहीं पढ़ा जाने के कारण आज तक बहुत सारे ऐसे तथ्य है जो छुपे हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे बातें, जैसे कि जो मैंने बताया, भाव चित्रात्मक, जो 400 से 500 संकेत मिले, ये ईटे में, मृदभांड में, मनके में और अधिकांश मोहरों में। दोस्तों, एक चीज यहाँ और भी जानने की जरूरत है कि जो ये मोहरे जो बनाया बनाया गया था, ये मोहरे,
ये सेल खड़ी का बना होता था। किसका दोस्तों? सेल खड़ी का। प्रश्न अक्सर पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरा प्राप्त हुई है वो किस में बनाया, किस वस्तु का बनाया गया था? तो ये है सेल खड़ी का, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है। अब और एक चीज है कि लिपि तो आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है ना, पढ़ा नहीं सका है, लेकिन फिर भी इसके लिखने के तरीका पर विवाद है कि यह किधर से किधर लिखा जाता था। तो बहुत सारे विद्वान इसको बाएं से दाएं मानते हैं, है ना। बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं? बाएं से दाएं करते हैं। और बहुत सारे विद्वान इसको दाएं से बाएं करते हैं, है ना। तो देखेंगे हम लोग कि इन दोनों विधियों को अभी तक प्रूफ नहीं किया जा सका है, इसीलिए इस लिपि को कहते हैं ब्रूस्टोफेडन शैली। क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफेडन स्टाइल कहते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं इन जैसे चित्र मोहरे में मिला है। ओके दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नदी घाटी सभ्यता के बारे में। ये अक्सर प्रश्न पूछते हैं, मैच मेकिंग में पूछते हैं, है ना। तो ये नदी घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस हड़प्पा सभ्यता के, जिसके आप चित्र देख रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। ठीक है। यह अपने सुनियोजित शहरों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और कांस्य युग की संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसकी विशेषता क्या क्या था? मुख्यतः विशेष, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन आज हम लोग उस सबको जानेंगे हालांकि इस सीरीज में। लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य बातें, जैसे इनकी जो शहरें थे बहुत सुनियोजित थे। जल निकासी का जो प्रणाली था, है ना, जो नालियां बनाता था, बनाया गया था, वो भी बहुत उन्नत किस्म के थे। ठीक है, इसीलिए इसका इस रूप से जाना जाता है। दूसरी जो है हवांगो नदी घाटी सभ्यता, ये चीन में है। कहाँ है? चीन में हवांगो नदी घाटी सभ्यता। यह सभ्यता चीन में हवांगो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे विकसित हुई। यह प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और अपनी कृषि और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जानी जाती है। तीसरी जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको सुमेरिया सभ्यता भी कहते हैं। ओके दोस्तों, मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, यह दजला फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई, जो वर्तमान में इराक में स्थित है। और यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अपने लेखन प्रणाली, कानून और शहरीकरण के लिए जानी जाती है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसकी जो लेखन या लिपि है उसको पढ़ा जा चुका है, लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नील नदी घाटी। ये मिस्र की, कहते भी हैं कि मिस्र किसकी देन है? तो नील नदी की देन मिस्र है ना। यह सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, जो मिस्र को जीवनदायी नदी के रूप में जानी जाती है। यह सभ्यता पिरामिडों, लेखन प्रणाली, है ना, और कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पिरामिड जो फेमस है दोस्तों, ये कहाँ है? तो मिस्र में। अच्छा, और एक चीज देखिएगा कि नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी और विकसित थी। जितनी सभ्यता की अभी हम बात किए, चाहे वो नील नदी घाटी सभ्यता हो या हवांगो नदी सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं में उस समय जो थे सबसे बड़ी और विकसित कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता, है ना, सबसे ज्यादा विकसित था। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं, है ना, जैसे भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य किसे, है ना, किसका कार्य है भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का? तो यह कार्य है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, किसके अंदर में है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। और दोस्तों इसकी गठन कब हुई थी, कब इसका स्थापना हुआ था? आपको पहले वीडियो में बताए थे, याद कीजिए, है ना। तो इसका गठन हुआ था 1861 में, जब लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, उस समय में इसकी गठन हुआ था या इसकी स्थापना हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। और इसके प्रथम महानिदेशक जो बनाया गया था, जिसको प्रथम महानिदेशक, है ना, तो किसको बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है,
अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका प्रथम निदेशक बनाया गया था। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जब जॉन मार्शल इस विभाग के महानिदेशक थे, है ना, जब जॉन मार्शल इस विभाग के महानिदेशक थे, तो इसके नेतृत्व में दो भारतीय, जैसे कि दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था 1921 ईस्वी में। आप देख सकते हैं चित्र, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। उसी तरह से रखाल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, है ना। ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था मोहनजोदाड़ो, देखे होंगे आप सभी ने। तो उसकी खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। कब किया था? तो 1922 में। अब हम लोग और एक चीज, एक बिंदु पे चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामांकन कैसे हुआ, कैसे उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या फिर सिंधु घाटी का सभ्यता सुनते हैं आप कहीं, कभी आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कभी हड़प्पा सभ्यता में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका नामांकन देखिए, पहली बात तो ये कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नामांकन रखा गया क्योंकि जो पहली खुदाई, जैसे किसने किया था अभी बताए हम, दयाराम साहनी ने। कहाँ की? तो हड़प्पा की खोज की थी। कब? तो 1921 में। तो पहली जो खुदाई हुई या साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा का, तो वो स्थल ही हड़प्पा है। तो इसीलिए उसी के आधार पे पहले जो है उसी के स्मृति के रूप में आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। दूसरा क्या कहा विद्वानों ने? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहा? कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम ज्यादा उचित होगा। क्यों कहा? क्योंकि हड़प्पा शहर जो थे ये सिंधु नदी के किनारे थे। कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे थे, है ना, बसे हुए क्षेत्र में, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का। आगे कुछ विद्वान इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं, बल्कि सिंधु के नदी की जो घाटी क्षेत्र है, उस पूरे घाटी क्षेत्र में यह फैला हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है दोस्तों। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले कांसा का प्रयोग जो हुआ था इसी समय हुआ था, है ना, इसीलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया। देखिए, कांसा का प्रयोग, तांबा के साथ तीन को मिला दिया और ये कांसा बन गया। तो हड़प्पा वासी जो थे, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था, मतलब कांसा का, वो हड़प्पा वासी किए थे। ओके। उसके बाद क्या, और कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि नहीं, जो ये नगर जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, इसमें नगरीकरण था, है ना, नगरीय क्रांति कह सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से यह शहरी सभ्यता के रूप में ये विकसित हुआ था, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसका तर्क क्या है? नगरों का उदय के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए एक पॉइंट और एक बिंदु पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि 1947 जब भारत आजाद हुई थी, उस समय हड़प्पा सभ्यता के 40 बस्तियों का खोज किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह 1500 से ज्यादा बस्तियों को खोजा जा चुका है। यह थोड़ा सा बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज, जैसे मैं नामांकन को कहा, तो इसी नामांकन में देखिए जॉन मार्शल महोदय जो है, जॉन मार्शल आपका निदेशक थे, देखिए यहाँ पे, है ना, किसका निदेशक? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक। और एक चीज दोस्तों, ये वर्तमान में ये विभाग भारतीय संस्कृति विभाग के अंतर्गत आ गया है ना, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग को रखा गया है वर्तमान में। यह भी चीज जानने की जरूरत है। खैर, तो इसके जो निदेशक थे जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी, है ना, में मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, ये चीज तो रह गया नामांकन के बारे में। अब इसका काल क्रम निर्धारण पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यह वास्तव में कौन सा समय था, कितना समय था। तो काल क्रम का निर्धारण, है ना, या काल निर्धारण। तो रेडियो कार्बन विधि, दोस्तों ये जो होता है ना, रेडियो कार्बन विधि, ये होता है कि पुरातात्विक वस्तुओं के जो समय को ज्ञात किया जाता है, उसी को कहते हैं रेडियो कार्बन विधि, C14, जिस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।
तो इस विधि द्वारा, रेडियो कार्बन विधि या C14 द्वारा 3 चरण बताए गए हैं। कितने चरण बताए गए हैं दोस्तों? 3 चरण। क्या क्या? तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण यानी कि शुरुआती चरण जो हड़प्पा को माना गया है, उसके तहत बताया 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व। दूसरा, परिपक्व हड़प्पाई चरण यानी कि जब ये पूरे अपने चरमोत्कर्ष पर थे, है ना, एकदम परिपक्व अवस्था में थे, तो इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया। और उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व माना गया है दोस्तों। दोस्तों और एक चीज देखेंगे, ओवरऑल जो इसका काल जो बताया जाता है समय, ये C14 के द्वारा जो मैंने कहा जो जांचने का विधि है, जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है, यही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, इसी को सर्वमान्य माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के काल। देखिए, इसके साथ ही केवल यही नहीं देखते हैं, इसके साथ देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसके कालक्रम के बारे में अपना अपना मत दिया है। ये इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जब प्रश्न आप ये जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप बैठेंगे देखेंगे प्रश्न, तो इससे भी प्रश्न पूछ देता है ना। इससे मैच मेकिंग प्रश्न पूछता है कि किस विद्वान ने कितना से कितना हड़प्पा काल का निर्धारण किया था। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर ने इसका जो कालक्रम निर्धारण किया, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच था। डीपी अग्रवाल साहब जो थे, इन्होंने 2350 से 1750 ईसा पूर्व कहा कि हड़प्पा समय का काल था। मैके, है ना, इन्होंने कहा 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, जॉन मार्शल महोदय, इन्होंने कहा 3250 से लेके 1750 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ये 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं इनके कालक्रम को लेके, सबने अपने अपने तरीके से अध्ययन किए हैं और दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मत जो माना जाता है वो C14 के द्वारा जो मैंने आपको कहा 2350 से 1700 ईसा पूर्व के 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम जरा बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता थे, इसके निर्माता कौन थे, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, कौन से प्रजाति के लोग रहते थे, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। जब खुदाई जब हुआ है इसका, तो 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। पहला क्या है? प्रोटोस्ट्रोलाइट। ओके, ये प्रजाति का नाम है दोस्तों, है ना। प्रोटोस्ट्रोलाइट क्या है? प्रजाति के नाम है। इसको भूमध्य सागरीय भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? भूमध्य सागरीय, तीसरा है मंगोलाइड और चौथा है अल्पाइन। ओके दोस्तों, तो जो प्रोटोस्ट्रोलाइट थे, ये सिंधु सभ्यता में आने वाली पहली जाति इसको माना जाता है। पहली प्रजाति कौन थे या जाति, है ना, प्रोटोस्ट्रोलाइट, जो सिंधु सभ्यता में आए थे। ठीक है, जो कि मध्य भारत में इसका देखने को मिलेगा आपको अभी भी। दूसरा, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, इसको दक्षिण भारत का निर्माता कहते हैं और दक्षिण भारत में इसकी प्रजाति अभी भी देखने को आपको मिलेगी। मंगोलाइट जो थे दोस्तों, कहा गया कि उप हिमालयी क्षेत्र जो है वहां से आके बसे थे। और अल्पाइन दोस्तों मध्य गंगा और निम्न गंगा के भाग में देखने को मिले। ठीक है, तो ये 4 लोग प्रजाति जो थे, ये सिंधु सभ्यता के आए हुए थे, निर्माता माने जाते हैं। एक चीज यहाँ पे और हम लोग देखेंगे कि सिंधु क्षेत्र में बसने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटोस्ट्रोलाइट थी, जबकि सिंधु सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें थोड़ा आप ध्यान देंगे। ओके, आगे और कुछ हम लोग बात करते हैं, हालांकि पूरा हम लोग डिटेल में चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें जो यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्रोटोस्ट्रोलाइट प्रजाति की है ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। दोस्तों आप ऋतिक रोशन का पिक्चर अगर देखे होंगे
मोहनजोदारो, उसमें जो हीरोइन रहती है दोस्तों, वो जब नहाने स्नान करने जाती है विशाल स्नानागार में, तो वो मूर्ति लेके जाती है और वहां छोड़ती है। आप ध्यान दिए होंगे तो ये आपको मिलेगा। तो वही नकांश नर्तकी की जो प्रतिमा मिली है ये प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की है, जबकि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो मिली है ये मंगोलाइट प्रजाति की है। ओके। इस सभ्यता के अधिकांश नर कंकाल भूमध्य सागरीय प्रजाति के मिले हैं दोस्तों। ठीक है। जो उत्खनन हुआ है, खुदाई हुआ है, ठीक है, जो खोज हुआ है, तो खोजकर्ताओं को जो नर कंकाल ज्यादातर मिला है वो किसका मिला है? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। ठीक है। और वर्तमान में इस प्रजाति का लक्षण कहाँ मिलेगा आपको देखने को? दक्षिण में, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़ प्रजातियों में इसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आजकल मिश्रित रक्त वाले हो गए, प्रजाति में भी बहुत सारे मिश्रित हो गए हैं, तो गुण उनका मिल जाता है, लेकिन शुरू में उनके गुण अलग अलग देखा जा सकता था। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, यह दूसरे टॉपिक में हम लोग चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। तो इसमें दो मत है, एक विदेशी मत, दूसरा देसी मत। ठीक है। विदेशी मत मानते हैं, जो विदेशी मत है इनका मानना है कि विदेशी प्रभाव या विदेशी लोग आके हड़प्पा सभ्यता का विकास किए। जैसे उसमें वो लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ? तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वहां से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। वहां के लोग आके यहाँ पे बसे और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। जिसमें इस मत को मानने वाले, जो विदेशी मत को मानने वाले में कौन कौन है विद्वान? तो जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, गार्डन चाइल्ड, केरमर, मैके, सांकालिया और डीडी कोसाम्बी, ये जो विद्वान है ये लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से आके या मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। ये ऐसे क्यों मानते हैं, किस आधार पे इसे मानते हैं? तो पहला इसका आधार जो ये मानने का कि विदेशी से हुआ है, विदेशियों से उत्पत्ति हुई है, तो इसका आधार मानने का है अन्नागार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार मिला था खुदाई में, है ना? अन्नागार जो देखेंगे लाइन में थे, 6 के कतार में। तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पे भी इस तरह का अन्नागार मिला है, इसीलिए यह वहां का उत्पत्ति है, यानी कि वहां से इसका विकास हुआ। दूसरा आयताकार चबूतरा। ठीक है, दूसरा आधार क्या मानते हैं? आयताकार चबूतरा। देखिए आयताकार चबूतरा को मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरत कहा जाता था। ये प्रश्न पूछता है, क्या कहा जाता था? जिगुरत। जैसे ये आयताकार चबूतरे होते थे थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, ठीक है, थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ होते थे आयताकार चबूतरे। ठीक है दोस्तों। तो इस इनके आधार पे यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था यह कहाँ से हुआ था आपका? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से। ठीक है। इन विद्वानों के अनुसार दोनों सभ्यताएं नगर थी, है ना? दोनों कैसी सभ्यताएं थी? नगर सभ्यताएं थी। अगला आधार क्या मानते हैं? कि दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यता थी और दोनों में लिपि का प्रयोग होता था। दोनों में लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए ये वहां से हुआ, है ना? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले की है, अतः यही के लोगों ने आकर सिंधु सभ्यता को जन्म दिया होगा। इनका कहना क्या है? इनका मानना कि मेसोपोटामिया सभ्यता ज्यादा पुरानी है, पहले की है, इसीलिए वहीं के लोग आकर के बसा होगा यहाँ पे। तो इनका आधार ये 3-4 बातें हम लोग देखें। एक तो अन्नागार चबूतरा, दूसरा दोनों सभ्यताएं क्या था? नगरीयकरण था, है ना? तीसरा दोनों को लिपि का ज्ञान था। तो इस आधार पे कहते हैं ये जो लोग हैं, मार्शल महोदय या फिर मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, कैमर मैके, सांकालिया, डीडी कोसाम्बी, ये सभी विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। लेकिन दोस्तों ये मेन बात तो ये है कि अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे में कोई भी चीज हम लोग केवल कल्पना के आधार पर कहना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका देशी मत देखिए, देशी मत जो कहते हैं कि देशी संस्कृति यानी कि यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति थी उसी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इस मत को मानने वाले में रोमिला थापर, एस आर राव,
अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, फेयर सर्विस, अलचिन दंपति, ये सारे विद्वान जो है इस मत को मानते हैं। इनका कहना है कि भारतीय ग्रामीण जो थे संस्कृति उसी से इसका विकास हुआ। इनका क्या तर्क है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में बलूचिस्तान, सिंधु और राजस्थान की ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान है इसके उद्भव में। ठीक है, तो कौन कौन सा था आप थोड़ा देखिए। जैसे बलूचिस्तान से प्राप्त जो हुई है ना, ग्रामीण संस्कृतियों में उसमें कुल्ली, नाल, झोप और राणा घुड़ोई से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसी तरह से सिंध के मैदान में अमारी और कोट दीजी आदि की संस्कृतियां प्राप्त हुई है। राजस्थान से सोथी संस्कृति प्राप्त हुई है ना खुदाई में। तो इन ग्रामीण, इन ऊपर ऊपर जो बताए हैं है ना, अमलानंद घोष, रोमिला थापर, एस आर राव, तो इन विद्वानों ने इन ग्रामीण संस्कृतियों में मातृ देवी और आद्य शिव की पूजा का प्रचलन था। इनका तर्क है ना, कि ये जो संस्कृति मिली है इन संस्कृतियों में क्या था, मातृ देवी और आदि शिव की प्रचलन मिला है, चूंकि पूजा का प्रचलन था। और हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे हम कांस्य मूर्ति मिला है, उसी तरह से बहुत सारे मोहरों में भी साँड़ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके आधार पे कहते हैं कि ये ग्रामीण संस्कृति से ही इसका विकास हुआ है। अमलानंद घोष ने राजस्थान में अपने शोध के दौरान सोथी नामक संस्कृति का पता लगाया। उनके अनुसार राजस्थान और गुजरात इस सोथी संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति से अस्तित्व था। उनका विचार है कालांतर में यही सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता के रूप में विकसित हुई, या हड़प्पा सभ्यता के रूप में यही संस्कृति से विकास हुआ। देखिए इसका और एक क्या तर्क है, देखिए सिंधु संस्कृति में जो मिला है एक ये घड़ा जिसमें चित्र बना होता था रस्सी और फूल का, सोथी संस्कृति में भी सेम टू सेम मिला है, तो ये आधार मानते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज तो ये है, यहाँ पे हम लोग दोनों चीजों की थोड़ा विश्लेषण करेंगे। देखिए पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि किसी भी इसमें नहीं लगता है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका विकास हुआ है, क्योंकि जो कहते हैं कि दोनों को लिपि का ज्ञान था, दोनों नगरीय सभ्यता थी, तो इसके आधार पे केवल कहना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही उचित नहीं होगा। तो थोड़ा सा दोनों का हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आधार मेसोपोटामिया में क्या था, हड़प्पा में क्या था। जैसे लिपि की अगर बात करें दोस्तों, तो मेसोपोटामिया का जो लिपि है जिसको पढ़ा जा चुका है, और जो उसका लिपि था, जो स्टाइल था लिखने का शैली, वो था किलाक्षर। लेकिन वहीं हड़प्पा में क्या है, ये भाव चित्रात्मक था। कैसे था, भाव चित्रात्मक। नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ कम विकसित था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के जो नगर नियोजन था ये कम विकसित था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन अधिक विकसित था। ठीक है, तीसरी बात अगर हम ईंट की करें तो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए कितने फर्क नजर आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे पूजा भवन की। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में पूजा भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में भी किसी प्रकार की पूजा पाठ का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मुहर की अगर हम लोग बात करें, वहां के जो मुहर मिला है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का, तो वहां बेलनाकार आकार में मिला है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का मुहर जो थे चौकोर थे। तो हम कैसे मान सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है? एकदम नहीं मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो इन सारी चीजों को देखने से क्या लगता है कि यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ होगा। और मजे की बात तो यह है कि अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। जब लिपि को पढ़ा जाएगा तब बहुत सारे तथ्य जो छिपे हुए हैं उसका भी उजागर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसका सब टॉपिक भौगोलिक विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसका भौगोलिक विस्तार था, इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में, है ना, त्रिभुजाकार। और पहले जब इसकी खुदाई हुई थी
तो उस टाइम कहा गया था पुराने विचार में कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। पहले इसकी खुदाई कहाँ मिला था, कितना में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है, यानी कि उतना तक में खुदाई में इसको मिल चुका है। हो सकता है आगे और भी बढ़े, लेकिन अभी 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसके साक्ष्य प्राप्त हो चुका है ना। जो खुदाई हुआ है, आजादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में हुई है, और भारत में भी अधिकांश खुदाई गुजरात में हुआ है ना। जितनी खुदाई हुआ आजादी के बाद भारत में, उसका 80% कहाँ हुआ है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, सरस्वती एवं उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ है। तो अभी भी पूरा भारत में खोजने की जरूरत है, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत विकसित सभ्यता थी। चलिए थोड़ा एक मैप में देखते हैं हम लोग, उस समय के पुराना मैप एक जुगाड़ किए हैं, उसमें देखिए कि कहाँ पे क्या क्या था। आप देखेंगे दोस्तों, इसका अगर आप देखेंगे तो उत्तर में इसका जो स्थल था वो मांडा था, वही दक्षिण में आपका देमाबाद था, और पश्चिम में सुतकुंगा कांगाडोर, और पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में, इतना व्यापक क्षेत्रों में इसका विस्तार था। आप देखेंगे यहाँ रोपड़ है, बनावली है, कालीबंगा है, उसी तरह यहाँ देखेंगे आप चांदोड़ो है, ये है ना। यहाँ देखेंगे धोलावीरा है, ठीक है, यहाँ सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर, रोजदी, ये गुजरात में इधर सब पड़ गया है ना। तो ये सारे चीज देखेंगे, यहाँ डाबरकोट है, यहाँ देखेंगे आप मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में पड़ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इन ये सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। आप ज्यादातर देखेंगे, देखिए झेलम नदी, सिंधु नदी, है ना, ये चिनाब नदी, ये मांडा कहाँ है, तो चिनाब नदी है ना, ब्यास नदी, सतलज, इन्हीं के ये जो है ना नदी घाटियों में फैला हुआ था। ये सिंधु देखिए यहाँ पे, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो खुदाई हुआ था, ये सिंधु क्षेत्र में, इसीलिए इस सभ्यता का नाम उस पर रख दिया गया। ओके दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा का जो सबसे उत्तरी स्थल है वह है मांडा, चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पे, मांडा, यहाँ पे आपको दिखाएं एकदम उत्तरी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये आपका मांडा, ये उत्तरी छोर है। दक्षिणी छोर आपका दायमाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। सबसे दक्षिणी छोर कहाँ है इसका, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये आलमगीरपुर पड़ता है, हिंडन नदी जो है उसके क्षेत्र में। ठीक है, वहां पे मिलता है सबसे पूर्वी क्षेत्र, और ये है यूपी में। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं सुतकांगेंडोर में, ये दास्क नदी के क्षेत्र में, और बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इतनी बड़ी क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अगर हम बात करें पूरब, अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की इसकी दूरी, तो 1600 किलोमीटर है। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में दोस्तों, है ना। पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1400 किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्र, है ना, 1400 किलोमीटर। तो इतने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र था, तो सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद आपका राखीगढ़ी, है ना, उसके बाद धोलावीरा। ठीक है, लेकिन वह हाल के खोजों के अनुसार राखीगढ़ी सबसे ज्यादा बड़ा था। कौन सा, राखीगढ़ी, हाल की खोजों के अनुसार। अब दोस्तों हम लोग अगले जो टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि समय हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, ये विशेषताएं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब